हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर साइट। और आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इको प्रेप। और इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम यूपीएससी ने अब तक इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आए हुए हों, चाहे वो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में आए हुए हों, या फिर सीडीएस या एनडीए के एग्ज़ाम में, मतलब इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं हम सभी को इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कंप्रीहेंसिव स्टडी हम उनकी करेंगे। दूसरा, हम करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स के, और वो भी वीकली बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें एमएसएमई की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है, और ये सीएपीएफ 2020 में जो भी पेपर हुआ था ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से इसका करेक्ट आंसर है डी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं एमएसएमई को। इसके लिए एक एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? एम मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, एमएसएमई एक एक्ट आया था 2006 में 2006 में एमएसएमई एक्ट आया था, जिसमें इसकी डेफिनेशन, इन तीनों की डेफिनेशन दी गई है। इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। और अभी रिसेंट 2020 में, मई 2020 में इस डेफिनेशन में, जो कि 2006 में थी, उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। और जिस क्राइटेरिया पे, जिस बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगरी में पहले बांटा गया था, उसको बदल दिया गया है। देखिए 2006 में क्या होता था। 2006 में पहले तो हम इसमें देखेंगे कि किस किस बेसिस पे इनको बांटा जाता है। इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट आधार माना जाता था 2006 के एक्ट के माध्यम से, लेकिन अब 2020 में इसके लिए दो इन्वेस्टमेंट और साथ ही टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट मीन्स जितना भी निवेश किया है इन तीनों ने, मीडियम और स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस ने, और दूसरा टर्नओवर कितना हुआ, मतलब इनका सालाना कारोबार कितना हुआ है, उसके बेसिस पे, इनके बेसिस पे इसको बांटा जाता है। तो अब 2006 के एक्ट में और 2020 के एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुए हैं उनको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट को लिया जाता था आधार, और यहाँ पे 2020 में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को आधार माना जाता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या, एक बड़ा क्या चेंज हुआ है 2006 के एमएसएमई एक्ट में, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं वो, और सर्विस सेक्टर हैं वो, उन दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता था। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो एमएसएमईज हैं उनके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होता था, और सर्विसेज के लिए अलग अलग। लेकिन 2020 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और इन दोनों के कंबाइन क्राइटेरिया दोनों के लिए हो गया। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे। तो ये देखिए, एज पर द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई अनाउंस्ड इन मई 2020, मतलब मई 2020 में क्या हुआ है, एक नई डेफिनेशन आई है। 2006 में इससे पहले वाली यूज़ होती थी। द इन्वेस्टमेंट लिमिट, जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो रिवाइज की गई है, और एक एडिशनल क्राइटेरिया ऐड किया गया है जो है टर्नओवर का। इट मीन्स पहले क्या होता था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को ही देखा जाता था, इसी के आधार पर एमएसएमई मीन्स माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में बांटा जाता था। लेकिन अब न केवल इन्वेस्टमेंट, निवेश, बल्कि जो सालाना कारोबार है इन एंटरप्राइजेस का, उनको भी देखा जाता है। देन है एज पर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, इट वाज डिफरेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज यूनिट से हमने देख लिया, और अब इसमें जो है इनको दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। और एक बड़ा चेंज क्या किया गया है, देखिए हमने टर्नओवर अभी से स्टार्ट, मतलब 2020 के अमेंडमेंट, 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद ही टर्नओवर को शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन जो ये टर्नओवर होगा उसमें एक्सपोर्ट को शामिल नहीं किया जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है एमएसएमईज के लिए, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट को शामिल नहीं किया गया तो इसका मतलब क्या है कि वो एनकरेज होंगे, क्योंकि वो एनकरेज होंगे और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे देश को फ़ायदा होगा। इससे क्रिएशन ऑफ जॉब्स को, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगी, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा, हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, ग्रोथ होगी एमएसएमईज की, तो इनका हमें फ़ायदा मिलेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से इस सरकार ने 13 मई 2020 को इसको अनाउंस किया था, जो कि 1 जुलाई 2020 से इफेक्ट में आ गया। अब ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वो उससे हम समझते क्या हैं। तो देखिए पहले बात हमने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे और टर्नओवर के बेसिस पे इनको बांटा जाएगा। देखिए जो हथकरघा उद्योग हैं, जो महिलाएं उद्योग, जैसे कि महिला प्रधान उद्योग होते हैं, जैसे पापड़ इंडस्ट्री ले लीजिए आप, या फिर खादी उद्योग, या फिर शिल्पकार उद्योग, ये सभी उद्योग इन एमएसएमईज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, अब ये डेफिनेशन दी गई है जो कि हमने कर ली, कि पहले इन्वेस्ट कितने रुपए तक की लिमिट थी और अब कितने की है। देखिए एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन ये 2006 का दिया गया है, ध्यान रखना, जो कि
ये 2006 का दिया गया है और ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में इसको बांटा गया है। देखिए आप यहाँ पे, और ये नीचे वाला जो है वो अभी 2020 वाला जो अमेंडमेंट हुआ है वो है। आप इसमें दो अलग अलग देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए अलग और सर्विसेज एंटरप्राइजेस के लिए अलग। लेकिन यहाँ पे देखिए 2020 में मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज मतलब इनका एक कंपोजिट क्राइटेरिया, इनको अभी ऐड कर दिया गया है, अलग अलग नहीं है दोनों के लिए। 2006 में क्या होता था, माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट, देखिए आप यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट सभी जगह इन्वेस्टमेंट दिया गया है, मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट को बेसिस माना जाता था, आधार माना जाता था लेकिन अब 2020 में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दो चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, तो एक बड़ा डिफरेंस है। और 2020 में क्या है ये भी हमें याद रखना है कि ये जो टर्नओवर है इसमें एक्सपोर्ट शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को, इस कंपैरिजन को आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसकी लिमिट क्या है। जो जिन एंटरप्राइजेस में 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की जाती है और उनका सालाना कारोबार 5 करोड़ रुपए तक का है, वो आएंगी माइक्रो इंडस्ट्रीज़ कही जाएंगी। और जिन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक और सालाना कारोबार उनका 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक है, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ मानी जाएंगी। और जिनमें निवेश 20 करोड़ तक का किया गया है और टर्नओवर जिनका 100 करोड़ रुपए है, वो मीडियम एंटरप्राइजेस कही जाएंगे। तो ये इनमें बेसिक 2020 में जो अमेंडमेंट किए गए थे वो था। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी घुमा कर किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी सीएससी मेंस में भी ये एमएसएमई जो टॉपिक है वो पूछा जाता है, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप एज इट इज जो नीचे वाली कंपैरिजन टेबल है और इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया, इसको आप एज इट इज छाप सकते हैं आपके मेंस के आंसर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था यूएनडीपी के बारे में। यूएनडीपी जो कि एचडीआई इंडेक्स निकालता है उसके बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इज करंटली यूज्ड बाय यूएनडीपी, कि यूएनडीपी द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है उसमें एजुकेशन के विकास को देखने के लिए कौन सा इंडिकेटर लिया जाता है। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेवल ऑफ लिटरेसी, देन ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड ड्रॉप आउट रेशो। तो इसका राइट आंसर है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इसको अभी एचडीआई होता क्या है, इसको एक ब्लैंक स्लाइड पे समझते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स मानव विकास। देखिए हम एक देश के विकास को ना केवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये मेज़र करता है कि किसी देश के विकास को, अगर किसी देश में इकोनॉमिक की ग्रोथ हो रही है तो उसको ना केवल इकोनॉमिक वे में बल्कि उसको सोशली भी देखा जाएगा कि सोशल वेलबींग का कितना, ह्यूमन वेलबींग कितनी हुई है, मतलब मानव का कितना विकास हुआ है, उसका एजुकेशन लेवल का कितना, उसके जीवन स्तर कितना बढ़ा है लोगों का, ये सभी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं मानव विकास में। तो मानव विकास न केवल आर्थिक को बल्कि आर्थिक के साथ साथ वो ह्यूमन डेवलपमेंट को भी लेके चलता है, एक होलिस्टिक तरीके से वो इकोनॉमी की ग्रोथ को देखता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? देखिए जो एचडी है मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी अमर्त्य सेन ने, जो कि एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला था, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था महमूद उल हक ने इसको निकाला था। ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था डायरेक्ट कि किसने एचडीआई डेवलपमेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसको स्टार्ट किया था। तो आप सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचडीआई का। देखिए पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक क्रिएटेड एचडीआई इन 1990 में इन्होंने ये स्टार्ट किया था, which was further used to measure the country's development by United Nations Development Program। और UNDP के द्वारा फिर ये तभी से यूज़ किया जा रहा है इसके मेंबर्स के डेवलपमेंट को, मेंबर कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को मेज़र करने। इसमें 4 इंडिकेटर्स होते हैं, 4 चीज़ों के आधार पर इसको देखा जाता है, मापा जाता है। देखिए एक तो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य को किस तरीके से मापेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन कब तक एक आदमी जीवित रहने की उसकी दर कितनी है, कितने साल तक वो जीवित रह सकता है, जैसे 65 ईयर्स तक ऑन एन एवरेज या फिर 80 ईयर्स तक, इतना इसमें देखा जाता है। देन है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब एजुकेशन के लिए क्या चीज़ें देखनी है। एजुकेशन के लिए 2 चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कि कोई भी बच्चा औसतन कितने सालों तक एक्सपेक्टेड उसका संभावना रहती है कि वो स्कूल तक जाएगा, जैसे 18 ईयर्स है इसमें। देन मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ऑन एन एवरेज औसतन वो बच्चा कितने वर्ष तक स्कूल में जाता है, और ये 15 ईयर्स है। देन है नेशनल इनकम
पर कैपिटा फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जीवन स्तर को किस तरीके से मेजर किया जाता है, कैसे देखते हैं हम कि उस देश में ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितनी है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम देखते हैं, यूएनडीपी देखता है इसमें। देन है ह्यूमन डेवलपमेंट का, मतलब ये हमने देख लिया कि इकोनॉमिक प्लस सोशल, यानी कि ह्यूमन वेलबींग का डेवलपमेंट। देन अब ये यूएनडीपी जो ये इंडेक्स निकालता है एसडीआई का, ये कितने सालों में निकालता है, निकालता है हर साल, एवरी ईयर। देन एसडीआई इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू कीप ट्रैक ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सो ये हमने कर लिया। अमर्त्य सेन ने ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच की थ्योरी दी थी, और उन्होंने कहा था कि हमारे देश में, किसी भी देश में डेवलपमेंट, किसी भी देश का कि डेवलपमेंट का फोकस उसकी सिर्फ नेशनल इनकम पर ना हो, कि पीपल सेंटर्ड पॉलिसीज उसकी होनी चाहिए। और 1990 में पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की थी यूएनडीपी ने, और वो महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, और अमर्त्य सेन, इन दोनों के सहयोग से 1990 में ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। और 2010 में इसमें एक और इंडेक्स ऐड किया गया जिसका नाम था इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें भारत की क्या स्थिति है? इंडिया ने अभी 2019 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी यूएनडीपी ने एसडीआई की, वो उसमें भारत का स्थान था 131वां 189 कंट्रीज़ में से, जो कि 2018 में 129 था। देखिए भारत 2 स्थान से नीचे चला गया है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो हमारे देश को तो हम देख सकते हैं कि मानव विकास जो है 2 रैंक तक उसमें कमी आई है, तो इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। देन ये चार्ट दिया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, इन्हीं के, ये वही चार्ट है जो हमने कर लिया लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए देखते हैं। नॉलेज एजुकेशन इंडेक्स में, एंड जीएनआई जो कि पर कैपिटा इनकम देखते हैं, इसमें हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेक करने के लिए। तो ये आप जीएस मेंस 3 में जो इकोनॉमिक का पेपर होता है उसमें आप इसको बना सकते हैं इस डायग्राम को। और एसडीआई से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते, बार बार पूछ लिए जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सीपीएसयूज़ के बारे में, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी मिनी रत्ना है कंपनी, ये कंपनीज है, और इनमें कौन सी कंपनी मिनी रत्ना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि ये मिनी रत्ना, महारत्ना और नवरत्ना होती क्या है। तो ये 4 कंपनीज दी गई हैं। तो इसका राइट आंसर, अब आप अपने आप इसको देख लेंगे। देखिए एक ब्लैंक स्लाइड पे हम इसको समझते हैं। एंटरप्राइजेस को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, और कौन से एंटरप्राइजेस को? CPSUs, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। मीन्स वो कंपनियां जिसमें भारत सरकार का 51% या उससे ज़्यादा शेयर है, मतलब कम से कम 50% तो शेयर होना ही चाहिए, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो होती हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और ये जो दर्जा दिया जाता है मिनी रत्ना, महारत्ना और नवरत्ना का, ये सिर्फ CPSUs को ही दिया जाता है, किसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को या प्राइवेट कंपनीज़ को ये दर्जा नहीं दिया जाता। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। देखिए एक तो स्टेटस आपने ये सुना होगा नाम महारत्ना, एक है स्टेटस नवरत्ना की, और एक स्टेटस है मिनी रत्ना। और मिनी रत्ना में भी 2 कैटेगरी हैं, मिनी रत्ना 1 और मिनी रत्ना कैटेगरी 2। अब देखते हैं कि ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या है, वो हमने देख लिया। स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज इन इंडिया इज कॉल्ड अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें 51% शेयर रहता है वो ही सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज मानी जाएंगी, और इन्हीं को इसका दर्जा दिया जाता है। और अब ये क्यों दिया जाता है मिनी रत्ना, महारत्ना और नवरत्ना का दर्जा? तो देखिए इससे क्या होगा, दिस गिव्स दैम द ग्रेटर ऑटोनॉमी टू कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन करने के लिए, और सो एज टू सपोर्ट दैम इन देयर ड्राइव टू बिकम ग्लोबल जियांट्स। तो देन है इसमें, इसको हम एक बेसिक कंपैरिजन के थ्रू स्टडी करेंगे, यहाँ से हमें अच्छे से समझ में आएगा। और कहीं ना एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछ ही लिया जाता है कि महारत्ना में कितनी कंपनियां हैं आज के टाइम पे, नवरत्ना में कितनी है, मिनी रत्ना में कितनी है, कौन कौन सी कंपनीज है। तो किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम इसको यहाँ पे इस कंपेरिजन के थ्रू डिटेल में पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक। तो देखिए मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना और महारत्ना, ये हमने देख लिया कि ये इस तरीके से शेयर्स हैं, और इस तरीके से दर्जा दिया जाता है कंपनीज को। तो मिनी रत्ना को स्टार्ट किया गया था, ये स्टेटस 1997 में स्टार्ट हुई थी, और साथ ही नवरत्ना स्टेटस भी 1997 में हुई थी। अब नवरत्ना इसका नाम इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 9 कंपनीज थी,
नो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे उस टाइम पे, इसलिए ये नाम इसमें ऐड किया, नाम इसमें है। देन है महारत्ना स्टेटस, जो कि 2009 में शुरू किया गया और 2010 से ये लागू किया गया करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कंपनीज़ कितनी हैं एज़ पर 2019 से के हिसाब से। तो 10 कंपनियां तो महारत्ना स्टेटस की हैं और 14 कंपनियां नवरत्ना स्टेटस और 74 को दिया गया है मिनी रत्ना का दर्जा। तो अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी कंपनीज है जिनको मिनी रत्ना का दर्जा, महारत्ना का दर्जा दिया जाता है। तो इसके लिए 6 पॉइंट है, देखते हैं। फिर हम बेनिफिट को भी देखेंगे कि इससे कंपनियों को फ़ायदा क्या होगा अगर उन्हें महारत्ना का स्टेटस मिल गया, तो इससे उसको फ़ायदा क्या है, उस कंपनी को क्यों देंगे, भारत सरकार क्यों देती है ये, और कौन देता है ये भी देखेंगे किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला क्या है, द कंपनी शुड बी अ नवरत्ना कंपनी। वो कंपनी जो नवरत्ना कंपनी होनी चाहिए पहले, मीन्स ये कैटेगरी वाले, इस कैटेगरी वाली इस कंपनी ही महारत्ना कंपनी में महारत्ना स्टेटस होने को दिया जाएगा। देन है लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होनी चाहिए विद मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर सेबी रेगुलेशंस। मतलब सेबी के द्वारा जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग, मतलब लोगों की शेयर होल्डिंग किस इसमें कितनी होनी चाहिए मिनिमम, वो सेबी के द्वारा तय की गई है, वो भी इसको वो एलिजिबिलिटी भी इन कंपनीज ने पूरी कर ली हो। और तीसरा है एवरेज एनुअल नेट वर्थ ऑफ मोर देन ₹15,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में। देखिए ये तीनों टर्नओवर का भी है और नेट प्रॉफिट, और सभी पिछले तीन सालों में देखने हैं। तो पहले तो है नेट वर्थ, पिछले 3 सालों में जिस कंपनी का नेट वर्थ मोर देन ₹15,000 करोड़ हुआ हो, 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा नेट वर्थ। देन है टर्नओवर कितना हुआ हो, ₹25,000 करोड़ रुपए का पिछले 3 सालों में। और नेट प्रॉफिट वे कंपनी जिनका पिछले 3 सालों में नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हुआ हो, उन्हीं को मिनी महारत्ना का स्टेटस मिलेगा। और 6 पॉइंट है, दिस कंपनी शुड हैव सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस या फिर इंटरनेशनल ऑपरेशंस, मतलब जो ग्लोबल मार्केट है उन तक भी इस कंपनियों की पहुंच होनी चाहिए। अब नवरत्ना स्टेटस 1997 में इसको शुरू किया गया था, 14 कंपनी इसके तहत आती हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पहले तो ये है द कंपनी हैज़ द स्टेटस ऑफ शेड्यूल ए CPSE, शेड्यूल ए की वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होनी चाहिए। देन विच हैव obtained excellent or very good rating under the memorandum of understanding system in 3 of the last 5 years and मिनी रत्ना कैटेगरी 1। और मिनी रत्ना कैटेगरी 1 यानी कि जो ये कंपनीज हैं इनकी स्टेटस भी प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो महारत्ना कही जाएंगी। द कंपनी शुड हैव 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड बिफोर इट कैन बी मेड अ नवरत्ना। उसको एक नवरत्ना कंपनी होने से पहले उसके 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बिफोर मतलब नवरत्ना का स्टेटस लिए जाने से पहले ही उसके पास 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, तभी नवरत्ना का स्टेटस मिलेगा उस कंपनी को। देन ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, यहाँ पे भी 3 साल का टाइम लिया गया है, द कंपनी हैज़ अचीव्ड अ कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 और अबव, 60 या उससे ज़्यादा का स्कोर लिया हो। अब किसमें स्कोर लिया हो, ये लिया गया हो इन द 6 सेलेक्टेड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। नीचे ये 6 पैरामीटर्स दिए गए हैं और इनमें अलग अलग इनको वेट दिया गया है 6 को, और उनमें से 100 का ये पूरा माना जाता है कि 100 स्कोर ये पूरे हैं। और इनमें से जिन कंपनियों ने 60 स्कोर ले लिए हों और या उससे ज़्यादा स्कोर ले लिए हों, उन्हीं को पिछले 3 सालों में उन्हीं को नवरत्ना कंपनीज का स्टेटस मिलेगा। ये क्या क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट वर्थ, आप इनको पढ़ लीजिएगा तो वीडियो पॉज करके। देन है मिनी रत्ना स्टेटस, दो CPSEs which fulfill these 2 criteria are eligible to be considered for grant of mini रत्ना status। ये डिटेल में यहाँ पे नीचे है। और देखिए मिनी रत्ना में 2 कैटेगरीज है, एक है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 और मिनी रत्ना कैटेगरी 2। तो इस कैटेगरी में जो होती हैं वे ही सी में आएंगे, क्योंकि हायरार्की में हमने इसमें देखा था कि कौन पहले मिनी रत्ना 2 वाली होती है फिर 1 वाली। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हैव मेड प्रॉफिट्स कॉन्टीन्यूसली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ पे भी 3 साल दिए गए हैं कि पिछले 3 सालों में जिस कंपनी ने लगातार प्रॉफिट कमाया हो या फिर अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹30 करोड़ और मोर इन 1 ऑफ द 3 ईयर्स, या फिर पिछले 3 सालों में से किसी एक साल में 30 करोड़ या उससे ज़्यादा
करोड़ रुपए का लाभ उस कंपनी को हुआ हो, नेट प्रॉफिट हुआ हो, उसको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के का स्टेटस दिया जाएगा। और मिनी रत्ना 2 कैटेगरी हैव मेड प्रॉफिट्स कॉन्टिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में लगातार जिसने प्रॉफिट कमाया हो, मतलब ये वाली ही कैटेगरी। इसमें ये दोनों को फुलफिल करना होगा, मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल करनी ही है कि पिछले 3 सालों में लगातार फायदा हुआ हो, और दूसरा ये कि उन 3 सालों में से किसी एक साल में 30 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट उस कंपनी को होना चाहिए, उसी को मिनी रत्ना स्टेटस 1 की कैटेगरी मिलेगी। और 2 में सिर्फ ये पहले वाली कंडीशन। देन बेनिफिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट, अब इन कंपनी को ये दर्जा दे तो भारत सरकार ये दर्जा दे देगी, तो इसका फ़ायदा क्या होगा इन कंपनीज़ को, क्यों ये दर्जा दिया जाता है? तो देखिए, ₹1000 करोड़ या से लेकर 5000 करोड़ रुपए जो मिनी महारत्ना स्टेटस जिन कंपनी को दे दिया जाएगा, वो कंपनी 1000 करोड़ रुपए से लेकर अगर 5000 करोड़ रुपए किन्हीं प्रोजेक्ट्स में लगाने हैं तो उन्हें भारत सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ये मेनली परमिशन से रिलेटेड है। ये एक तो ये बड़ा फ़ायदा नहीं मिलेगा कि भारत सरकार की अनुमति उन्हें नहीं लेनी पड़ेगी अगर वो 1000 से लेकर 5000 करोड़ रुपए तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फ्री टू डिसाइड ऑन इन्वेस्टमेंट अप टू 15% ऑफ देयर नेटवर्थ या फिर कैपिटल इन अ प्रोजेक्ट, या फिर किसी एक प्रोजेक्ट में अपने कुल जो उनकी नेटवर्थ है, टोटल जो उन्होंने नेटवर्थ लगाई है या फिर टोटल उन्होंने पूंजी लगाई है, उस कुल पूंजी का 15% वो केवल एक प्रोजेक्ट में अगर लगाना चाहें लगाएं तो उन्हें भारत सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी अगर उन्हें महारत्ना का स्टेटस मिला है। देन है नवरत्ना स्टेटस। अगर किसी कंपनी ने ₹1000 करोड़ रुपए तक का, अगर कोई कंपनी ₹1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी और 15% ऑफ देयर नेटवर्थ, मतलब 15% ऑफ देयर नेटवर्थ का मतलब है कि उसकी कुल पूंजी का 15% अगर वो एक प्रोजेक्ट में लगाएगी, या फिर कुल पूंजी का टोटल नेटवर्थ का 30% सभी प्रोजेक्ट्स में लगाएगी पूरे साल में। बट वो ये ध्यान रखना है कि वो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो गया तो आपको यहाँ पे पता है कि वो महारत्ना को ही ये एलिजिबिलिटी, ये छूट मिली है, वो नवरत्ना को नहीं मिली है। तो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे किसी भी सभी प्रोजेक्ट्स में मिला के इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट वो विदाउट प्योर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, वो बिना भारत सरकार की अनुमति के ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन है मिनी रत्ना स्टेटस। अब जिन कंपनीज को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, उन दोनों के लिए अलग अलग हैं। तो अप टू ₹500 करोड़ रुपए तक जिन्होंने लगाए हैं, और यहाँ पे देखिए कैटेगरी 2 में 300 करोड़ रुपए तक का है, और इक्वल टू देयर नेटवर्थ, या फिर जितनी भी उनकी कुल पूंजी है, कुल नेटवर्थ है, उसके बराबर का उन्होंने प्रोजेक्ट्स में लगा दिया हो तो